हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रौतान जी के स्टडी में। हमारी 90 डेज की सीरीज में आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। इससे पहले हम हिंदी की जो सिलेबस कवर कर रहे हैं ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड के, उसमें हमने कवर किया है स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन के बाद हमने देखा कि हिंदी की वर्तनी क्या क्या होती हैं और किस तरीके से हमको वर्तनी की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको कहा था हर दिन आप 3-3, 4-4, 5-5 वर्तनी देखते रहिए, इनकी प्रैक्टिस लिख के करते रहिए। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास विराम चिन्ह। इस टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है आपके क्वेश्चन पेपर पे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि कल से हम उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और कल सैटरडे से डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज शुरू होगी। और आपके संडे से महेश बर्णवाल जी की जो एनसीईआरटी सार है, जिसमें कि आपका पूरे जीके कवर हो जाता है, उसको कराने की कोशिश करूंगी मैं अलग फोल्डर में, और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज अलग फोल्डर में। और जो आपका ये हिंदी की सीरीज चल रही है ये इसी फोल्डर में चलती रहेगी। मैं अपनी तरफ से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगी। मैं भी वर्किंग हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा सारी चीज़ें एक साथ कराने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन कल वीकेंड है तो कल सैटरडे और संडे को आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज उत्तराखंड की, और संडे से आपके महेश बर्णवाल जी की जो एनसीईआरटी सार है उसको भी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे हम लोग। चलिए आज देखते हैं आज की वीडियो में विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह क्या होता है, कौन कौन से प्रकार का होता है, कहाँ इनका प्रयोग होता है, यूज़ कहाँ पे होता है इनका, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले विराम। विराम क्या होता है? तो विराम का मतलब होता है, विराम मतलब ठहरना। हम कहते हैं ना रुक जाओ, ठहरना, रुकना, ठहरना या ठहराओ, यही होता है विराम। अगर हम किसी भी बात को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जब हम उस बात को लिखते हैं तो लिखते टाइम जब हम थोड़ा सा रुक जाते हैं या ठहराव कर लेते हैं तो वहाँ पे हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस देखा कि राम रुक जाओ, रुक जाओ। तो जब हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे तो इसके लास्ट में एक इस तरीके से डंडा आपने देखा होगा। तो ये जो लास्ट में ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है तो ये जो चिन्ह हमने लगाया है इसको कहते हैं पूर्ण विराम। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। तो राम और सीता के बीच में इस तरीके का एक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसे कहते हैं अल्प विराम। जब हमें थोड़ा सा रुकना होता है तो यहाँ पे हम अल्प विराम का यूज़ करते हैं। तो जो इस तरीके के चिन्ह होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, तो इनको ही हम वाक्य में विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ विराम चिन्ह के उदाहरण। पहला है हमारे पास, वह बच्चा स्कूल जाता है। तो जाता है के बाद हमारे पास इस तरीके का एक चिन्ह आया जिसको कि हम फुल स्टॉप हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, वाक्य कंप्लीट हो गया है, उसके बाद लगने वाला जो चिन्ह है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है, मेरा नाम अनीता है। अनीता है के बाद इस तरीके से अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, और हूँ के बाद एक फिर से पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए देखते हैं विराम चिन्ह के प्रकार और कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। पहला हमारे पास अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ा सा क्षण भर के लिए जब हम किसी वाक्य में रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण आपने देख ही लिया था, राम, सीता और लक्ष्मण वन को जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हम राम और सीता के बीच में या राम और श्याम के बीच में हम छोटा सा इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे उसको हम अल्प विराम कहते हैं। जब हमें कम रुकना होता है क्षण भर तो उसे कहते हैं अल्प विराम। दूसरा है हमारे पास अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। एक तो जो हमारा अल्प विराम के ऊपर एक बिंदी लगी हुई होती है, तो इसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम तब लगाया जाता है जब कोई एक पूरा वाक्य है उसमें उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब होता है जैसे एक पूरा वाक्य है कि हवा चली, हवा चली और आंधी आई, तो हवा चली और आंधी आई,
तो और को हटाने के लिए जब हम बीच में इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक बिंदी और नीचे से छोटा सा अल्प विराम वाला चिन्ह, तो इसे अर्ध विराम कहा जाता है। हवा चली और आंधी आई। ठीक। तीसरा है हमारे पास अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम लगाया जाता है इस तरीके से, दो बिंदे, इसको कहते हैं अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को ही हम न्यून विराम भी कहते हैं, न्यून विराम या विवरण विराम। अगर आपको पूछा जाएगा कि विवरण विराम कौन सा चिन्ह है, तो आप बताओगे कि ऐसे छोटे छोटे जो हम ऐसे गोले लगाते हैं दो, यही विवरण विराम है। इसी को हम न्यून विराम कहते हैं और इसी को अपूर्ण विराम कहते हैं। जब किसी भी चीज़ का हमें पूरे तरीके से विवरण देना हो, जैसे मैंने कहा कि विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, तो जब मैं कहूँगी कि विराम चिन्ह क्या होते हैं या विराम क्या है, तो इसे बताने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसका विवरण देने के लिए मैं जिन चिन्हों का प्रयोग करूँगी वो है हमारे पास अपूर्ण विराम, न्यून विराम या विवरण विराम। चौथा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है या जब हम अल्प विराम से ज़्यादा रुकते हैं, जहाँ पे तो थोड़ा सा ज़्यादा अल्प विराम से रुकते हैं, तो उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे हमारे पास है कुछ दोहे आते हैं, सुनते हैं हम ना कबीरदास जी के दोहे, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब हम गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, तो वहाँ पे हम लास्ट में एक डंडा लगाते हैं, उसमें भी हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं सोरठा, कवित्त, ये सब आगे पढ़ेंगे हम जब, तो उसमें देखेंगे दोहे क्या होते हैं, चौपाई क्या है, सोरठा क्या है। तो यहाँ पे जो इस डंडे का आपको प्रयोग होता है, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। या तो कोई सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो गया है, या कहीं दोहों में, या फिर जब हमें अल्प विराम से ज़्यादा थोड़ा सा समय के लिए रुकना हो, तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पांचवा है हमारे पास प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपने देखा है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है क्वेश्चन में। तो जब भी हमें किसी से प्रश्न पूछना है या संदेह हम करते हैं, अनिश्चितता, प्रश्न मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुमने खाना खाया, इस तरीके से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह को लगाते हैं। या फिर हमें कहीं पे संदेह है या अनिश्चितता है, हमें ये नहीं पता कि ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा, जैसे कि आज बारिश होगी, तो क्या आज बारिश होगी, तो उसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और एक और जगह पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग होता है, वह है व्यंग व्यंजना। तो यह व्यंग व्यंजना क्या है, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे इस शब्द को, व्यंग व्यंजना। व्यंग का मतलब होता है जब हम किसी का उपहास उड़ाते हैं, मतलब किसी पे हंसी ठट्ठोली करते हैं या उस पे तंज कसते हैं, टॉन्ट वगैरह मारते हैं, तो उसे कहते हैं व्यंग व्यंजना। तो जैसे इसका उदाहरण है, हाय क्या खूब लगती हो। तो जब हम लिखेंगे क्या खूब लगती हो, तो उसके पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। या हम कहेंगे भाई तुम्हारे तो जलवे हैं, तो उसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये व्यंग व्यंजना। तो प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, एक तो प्रश्न पूछने में, दूसरा संदेह अनिश्चितता में, या फिर आपके व्यंग व्यंजना में इसका प्रयोग किया जाता है। छठा है हमारे पास संबोधन चिन्ह और उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। दोनों का चिन्ह इस तरीके से होता है, संबोधन चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह एक जैसे होते हैं, लेकिन संबोधन चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है, जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, किसी का नाम पुकारते हैं, तो वहाँ पे हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और विस्मय सूचक चिन्ह वो भी इसी तरीके से होता है। विस्मय जब हमें, आश्चर्य जब हमें हो जाता है कि अरे वाह क्या जगह है, तो यह पहले लगता है, जैसे कि हमने कहा वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो इसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यह है विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर आता है अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या उपविराम या अवतरण चिन्ह ये क्या होता है, तो ये दो प्रकार का होता है उद्धरण चिन्ह। एक होता है जब हम इस तरीके से किसी चीज़ को लिखते हैं, और दूसरा होता है जब हम इस तरीके से किसी चीज़ को लिखते हैं। एक तो हम सिंगली ऐसे कॉमा लगा देते हैं ऊपर की तरफ, और
दूसरे में जब हम डबल कॉमा लगाते हैं। जो ये एकहरा चिन्ह है, एक कॉमा जो लग रहे हैं ऊपर की तरफ, ये तब लगता है जब हम किसी लेखक का नाम या पुस्तक का नाम या किसी का उपनाम लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, या हमने कहा कि मंगलेश डबराल की पुस्तक का नाम पहाड़ पर लालटेन है। तो जहाँ हम लिखेंगे पहाड़ पर लालटेन, तो हम इसको सिंगल कॉमा के बीच में उद्धरण चिन्ह पर लिखेंगे। इसको सिंगल उद्धरण चिन्ह ऊपर की तरफ ये होता है। या हम जब लिखेंगे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ये जो कामायनी है, इस कामायनी को भी हम सिंगल उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। लेकिन जब हम किसी की बात को उसी तरीके से लिख देते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मा, तो हम इसे डबल चिन्ह में लिखेंगे। या फिर किसी और ने कुछ कहा, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ कोटेशन दी है, या किसी ने भी कुछ भी कहा है, जब हम उसको एज इट इज लिखना होता है तो हम इस तरीके से दो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है योजक चिन्ह या समास चिन्ह। योजक चिन्ह इस तरीके से होता है, योजक का मतलब होता है या समास चिन्ह का मतलब होता है जोड़ना। जब हम किसी भी शब्द को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बीच में जो लगते हैं उनको कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे कि आपने द्वंद्व समास पढ़ा होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जब हम लिखते हैं माता पिता, माता और पिता, तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसे योजक चिन्ह कहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी दो शब्दों के बीच में इस तरीके का चिन्ह लगा हुआ होता है, उसे योजक चिन्ह कहेंगे। फिर आता है निर्देश। निर्देश का चिन्ह थोड़ा सा योजक चिन्ह के जैसा ही होता है, लेकिन योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है। योजक चिन्ह इस तरीके से होता है और निर्देश चिन्ह थोड़ा सा लंबा होता है उससे। जैसे हमने लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है के बाद हम क्या करते हैं, एक लंबी सी ऐसे डंडी लगा देते हैं और नीचे 2-4 ऑप्शन लिख देते हैं। तो ये जो लंबी सी डंडी है, इसको कहते हैं निर्देश चिन्ह। फिर आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो है, इस पे 2 बिंदी और एक इस तरीके से, जब हमें किसी भी शब्द का विवरण देना होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल डेफिनेशंस देनी होती है, तो उसको हम विवरण चिन्ह से प्रयोग करते हैं। फिर आता है हंस पद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना आप। हंस पद, हंस पद या विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का ये होता है इस तरीके का, विस्मरण चिन्ह या हंस पद इस तरीके से होता है जब हम कुछ सेंटेंस लिख रहे होते हैं और बीच में एक आध शब्द छूट जाता है। जैसे हमने लिखा कि भारत एक महान देश है, और मैंने भारत एक महान देश लिखते हुए महान शब्द को छोड़ दिया। इस तरीके से मैंने लिखा भारत एक, सीधे मैंने लिखा भारत एक देश है, तो कौन सा देश है, महान देश है। तो यहाँ पे अगर मुझे महान लिखना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके का एक चिन्ह का प्रयोग करूंगी और ऊपर लिखूंगी महान। तो ये जो चिन्ह है इसको हम कहते हैं हंस पद। फिर आता है संक्षेपण या लाघव चिन्ह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाघव चिन्ह, कि लाघव चिन्ह क्या होता है। तो लाघव चिन्ह को हम डिनोट करते हैं ऐसे जीरो के फॉर्म में। जीरो के फॉर्म में मतलब है किसी भी शब्द को हम जब छोटे रूप में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा प्रोफेसर, तो प्रोफेसर को हम प्रो के पीछे हम क्या लिख देते हैं, एक जीरो बना देते हैं, तो ये क्या है, प्रोफेसर। जब हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के पीछे हम ऐसे जीरो लगा देते हैं, तो ये जो चिन्ह है इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। और जैसे हमने लिखा BA, MA, BSc, कुछ भी लिखते हैं हम M करके, तो इसके पीछे एक चिन्ह लगा देते हैं गोला, इसे कहते हैं हम लाघव चिन्ह। इसके बाद आता है तुल्यता सूचक या समानता सूचक चिन्ह। जब हम बोलते हैं बराबर, जब हम बोलते हैं 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर या 1000 मीटर, तो इसे कहते हैं हम तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह। इसके बाद आते हैं कोष्टक। कोष्टक आपको पता ही है, जब किसी भी बात का हमें मतलब लिखना होता है तो उसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं, इसका मतलब ये है ना। तो अलग अलग हम इन कोष्टकों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है लोप चिन्ह, और लोप चिन्ह का चिन्ह होता है इस तरीके से, जब हमें कुछ वाक्य लिखना होता है और हमें बीच में कोई बात नहीं लिखनी होती है, तो हम इस तरीके से उसका लोप कर देते हैं। मतलब मैं लिखूंगी कि राम डैश 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 गया।
अब कहाँ गया क्या गया कुछ पता नहीं। तो जब हमें किसी शब्द का लोप करना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है इतिश्री समाप्ति सूचक चिन्ह। तो मोस्टली जब आपने नॉवेल्स पढ़ी होंगी या फिर आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो उसके लास्ट में जो लास्ट पेज होता है ना, तो उसमें इस तरीके का एक चिन्ह बना हुआ होता है कि मतलब अब ये खत्म हो गया। तो इसे कहते हैं इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह। मतलब पूरी बुक पढ़ लिया आपने, पूरा नोवेल पढ़ लिया और ये खत्म हो गया। फिर आता है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह का मतलब होता है ये नहीं तो ये। जैसे मैंने कहा राम या श्याम। अब आप मुझे बताओ कि किसने आम तोड़े, राम ने या श्याम ने? तो आप बोलोगे राम ने। तो इनके बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसको कहते हैं हम विकल्प चिन्ह। जब हमें विकल्प दिखाना होता है तो उसे विकल्प चिन्ह कहते हैं। फिर आता है पुनरोक्ति चिन्ह। पुनरोक्ति चिन्ह इस तरीके से होता है, आपने बहुत बार इसका यूज़ किया होगा पुनरोक्ति चिन्ह का, क्योंकि जब हम लोग शॉर्टकट में लिख रहे होते हैं, जैसे हमने लिखा कि श्रीमान फला फला सिंह, तो जब हमें बार बार श्रीमान 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 करके लिखना है तो हम इसको नीचे से इस तरीके से लिख लेंगे, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा पुनरोक्ति चिन्ह। मतलब श्रीमान है, यहाँ पे भी श्रीमान है, यहाँ पे भी श्रीमान है, इसी तरीके से जो भी होगा। उसके बाद आखिरी आता है हमारे पास संकेत। तो संकेत के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक स्टार बना लेते हैं कि संकेत। जब हमें साइड में कुछ नोट करके देना होता है तो उसे हम संकेत चिन्ह से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा विराम, तो विराम के बारे में अगर मुझे बताना है नीचे पे, तो आप देखोगे कि इस तरीके से मैं स्टार मार्क कर दूंगी इस पे, और नीचे पे इसके बारे में बता दूंगी कि विराम क्या होता है, ठहराव करके, ये सब। ये है आपके विराम चिन्ह, इनके प्रकार और इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको इसके नोट्स जो है मैंने बना रखे हैं, तो ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको पढ़ते रहना अच्छे से। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, विराम चिन्ह के साथ साथ अंक। हिंदी में जो अंक होते हैं, अंक का मतलब होता है नंबर्स। जैसे हम कहते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से हमको हिंदी में भी नंबर्स होते हैं। तो हिंदी में 1 को किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। 2 को किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे। 3 को ऐसे। 4 को इस तरीके से। 5 को इस तरीके से। 6 को इस तरीके से। 7 को इस तरीके से। ऐसे जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, अंक लिखे हुए होते हैं हिंदी में, यही टॉपिक है आपका अंक। और इस तरीके का क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और ऐसा शायद मुश्किल, ऐसा कभी आज तक आया भी नहीं है। इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपको फोकस करना है किस पे, विराम चिन्ह पे। तो विराम चिन्ह के पूरे डिटेल नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो मैं वीडियोस भेज रही हूँ इसके साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, अपना उत्तराखंड जीके पढ़ते रहिए, महेश बनवाल जी की बुक को पढ़ते रहिए, PVQ देखते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको सबसे आगे रहना है। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे नवंबर से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में।